हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमंग उपाध्याय। वेलकम टू उमंग बायो क्लासेस। आज का जो हमारा यूनिट होने वाला है वो होने वाला है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में हमारे टोटल 3 चैप्टर्स हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है तुम्हारा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फिर आता है इवोल्यूशन। इससे पहले हम कुछ टर्म्स सीख लेते हैं। और जो हमारा पहला टर्म है वो है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के जो फादर थे वो थे तुम्हारे ग्रेगर जॉन मेंडल। 1856 से 1863 तक 7 साल इन्होंने एक पी के प्लांट पे काम किया था, ठीक है। और वहाँ से इन्होंने कुछ लॉज दिए थे, आगे हम उसे डिस्कस करेंगे चैप्टर में अपने, ठीक है। उसके बाद इवोल्यूशन आता है, फिर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। उसके बाद हमारी अर्थ कितनी पुरानी है, कैसे बनी, पहले वाला एटमॉस्फेयर जो था वो ऑक्सीडेटिव था, रिडक्टिव था, रिडक्टिव, या फिर अभी ऑक्सीजन कैसे आया, फ्री ऑक्सीजन कैसे आया, मॉलिक्यूल्स कैसे बने, जीन्स कैसे बने, तुम्हारा जो होता है वो पहला लाइफ कैसे आया, और फिर ये सब हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम तुम्हारे डीएनए के बारे में अच्छे से समझेंगे, रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद तुम्हारा पूरा वाटसन क्रिक का मॉडल देखेंगे, फिर जेकब एंड मोनार्ड का कुछ आता है, एक लैक ऑफ ब्राउन, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसे हम देखेंगे तुम्हारा मॉलिक्यूलर बेसिस में। जेनेटिक्स में हम तुम्हारा ग्रेगर जॉन मेंडल से रिलेटेड उनके थ्योरीज देखेंगे, उससे पहले रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म देखेंगे, फिर जो हमारा बेसिक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और बहुत सारे लॉज हैं, फिर लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, फिर अपना वो हम लास्ट जो सेकंड टॉपिक है उसे हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स, फिर उसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर, फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जाएंगे, उसके बाद इवोल्यूशन करके अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ये यूनिट पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज का हम चैप्टर शुरू करते हैं। जेनेटिक्स के फादर का नाम हमने बता ही दिया कि उनके जेनेटिक्स के फादर को हम बोलते हैं, जो होते हैं उन्हें बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल को हम जेनेटिक्स ऑफ फादर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो द वर्क ऑफ मेंडल। इस यूनिट में हमारे टोटल 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6। ये तुम्हारा 2023 एंड 2024 के हिसाब से चैप्टर नंबर 4 है। अदरवाइज अगर तुम प्रीवियस जो सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ था उससे पहले देखोगे तो उसमें ये चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। इसमें रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर हटा दिया गया है, तो इस वजह से एक चैप्टर पीछे चले गया, ठीक है। तो आप देखते हैं द वर्क ऑफ मेंडल एंड द अदर टू फॉलोड एंड द अदर हु फॉलोड हिम गेव अस एन आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस पैटर्न। देखो इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस वो होता है जो कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, उसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। However, the nature of those factors which determine the phenotype was not very clear। देखो इसके कहने का मतलब है कि वो फैक्टर्स जो इनहेरिटेंस को कैरी करके ले जाते हैं ऑफस्प्रिंग में यानी नेक्स्ट जनरेशन में, वो अभी क्लियर नहीं थे। आज के टाइम पे हम जानते हैं कि उस फैक्टर का नाम जीन्स है। आज ये जो फैक्टर देख रहे हो उसे हम जीन्स बोलते हैं आज के टाइम पे। ये जो फैक्टर्स है तुम्हारा इसे हम बोलते हैं आज के टाइम पे जीन्स, ठीक है। जीन्स, GENES, ठीक है, जो कि हमारा फिनोटाइप डिसाइड करते हैं। फिनोटाइप क्या होता है, जैसे मान लो कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई सांवला है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई एकदम गोरा है, कोई ब्राउन रंग का है, कोई भी रंग का है, जैसे वो दिखता है, जैसे छोटा दिखता है, बड़ा दिखता है, वो क्यों दिखता है, और जीन्स उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, उस जीन की अगर तुम जीन की स्टडी कर रहे हो तो उसे बोलोगे जीनोटाइप, और आउटर जो लुक है उसकी तुम स्टडी कर रहे हो तो उसे बोलोगे तुम फिनोटाइप, ठीक है। जैसे मान लो बैगन दिखता है पर्पल कलर का, या फिर क्या बोलते हैं टोमेटो रेड में दिखता है, तो वो कैसे क्यों दिख रहा है वैसे कलर का, उसे अगर देख के बोलोगे ना कि रेड है, अच्छा है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, वो आगे हम देखने वाले हैं। तो जैसे तुम देख रहे हो, जैसे मान लो कोई टॉल है तो ये जो तुम्हारा है ना वो फिनोटाइप का कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हारा जो जीनोटाइप का होगा उसके जीन्स की जब स्टडी करोगे तो वो जीनोटाइप में आएगा। आगे हम सब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एज दीज फैक्टर्स रिप्रेजेंट द जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, understanding the structural and genetic material, the structural basis of genotype and phenotype conversion became the focus of attention of biology in next century। देखो हमेशा तुम्हारा बायोलॉजी के फील्ड में जो है साइंटिस्ट वो डिस्कवरी कुछ न कुछ करते रह रहे हैं। तो ये जो जीन्स का जो जेनेटिक मटेरियल है और स्ट्रक्चर है, जो फंक्शन है, उस पर स्टडी कर रही है जो नेक्स्ट सेंचुरी मतलब 19th-20th सेंचुरी के बीच में इस पर बहुत सारा रिसर्च हो रहा है, अभी भी बहुत स्टडी हो रही है, ठीक है। और फिर फिनोटाइप और जीनोटाइप और फिनोटाइप के बीच का जो भी रिलेशन है वो बायोलॉजिस्ट का अटेंशन, मतलब जो साइंटिस्ट है उनका अटेंशन ने और
ले रहा है और इस पे बहुत काम हो रहा है आज के टाइम पे, ठीक है। द एंटायर बॉडी ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी वाज कंसिक्वेंट डेवलपमेंट विथ मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटसन एंड क्रिक, नीरेनबर्ग, खुराना, कोरेनबर्ग, फादर एंड सन, बेंजर, मोनार्ड एंड ब्रेनर्स। ये जब हम जेनेटिक्स और मोलिकुलर बायोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था, डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था, जैकब मोनार्ड का क्या काम था, लाइकोपेरॉन किसने दिया था, ट्रिप्टोफैन किसने दिया था, ठीक है। तो ये सब हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इन सब के बारे में देखेंगे कि हरगोविंद खुराना का क्या काम था, फिर डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल में क्या काम था, और उसके बाद जो हमारा स्टडी हुआ था 1992 में स्टार्ट हुआ था डीएनए के ऊपर, उसको भी हम देखने वाले हैं। तो पूरा हम आगे तक देखेंगे, ठीक है। अ पैरेलल प्रॉब्लम बीइंग टैकल्ड वाज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। देखो, एक तरफ तुम्हारा ये जेनेटिक्स वाला चल रहा था सिस्टम कि इसकी डिस्कवरीज कैसे होंगी, इसके बारे में हम कैसे जानेंगे। दूसरी तरफ तुम्हारा जो था ना, वो चल रहा था इवोल्यूशन का। जो डार्विन थे उधर वो अपना रिसर्च कर रहे थे, और इधर क्या बोलते हैं कि मेंडल वाला रिसर्च चल रहा था, ठीक है। Awareness in the area of molecular genetics, structural biology and bioinformatics have enriched our understanding of molecular basis of evolution. तुम्हारा जेनेटिकल मोलिकुलर बायोलॉजी हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, फिर तुम्हारा स्ट्रक्चरल बायोलॉजी हो गया, मोलिकुलर जेनेटिक्स हो गया, ये सारे जो फील्ड्स हैं बायो के ही फील्ड्स हैं। तो इसमें जो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती थी वो हमारी जो इवोल्यूशन वाली कॉन्सेप्ट है उससे लिंक करके आगे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रही थी और हमें समझने में आसानी हो रहा था। मतलब हमें इन द सेंस साइंटिस्ट को जो आज हम पढ़ते हैं, इन दिस यूनिट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए द स्टोरी एंड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हैज बीन एग्जामिन्ड एंड एक्सप्लेन। देखो, इस पूरे यूनिट में, यानी इस यूनिट नंबर 7 में हमारा जो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसमें हम जो डीएनए का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखेंगे, कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसका क्या काम होता है। फिर थ्योरी एंड स्टोरी की, स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है, प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन क्या है, कैसे कोई ऑर्गेनिज्म बना, कैसे प्रोकैरियोट्स बने, कैसे यूकैरियोट्स बने, कैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, ये सब हम इस यूनिट में देखने वाले हैं, ठीक है। इवोल्यूशन भी हम देखेंगे। यहाँ पे आते हैं दो साइंटिस्ट, वाटसन एंड क्रिक। देखो, इन्होंने जो है क्या बोलते हैं कि डीएनए डबल हेलिकल मॉडल है, इन्होंने दिया था डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। 1951 में इनका काम शुरू हुआ था और 1953 में इन्होंने प्रपोज कर दिया था पूरा मॉडल, ठीक है। जेम्स डेवी वाटसन वॉज बॉर्न इन शिकागो 1928 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 1928 शिकागो में जेम्स वाटसन का जन्म हुआ था। ही रिसीव्ड, इन्होंने जूलॉजी में बीएससी की डिग्री हासिल की, और इन्हीं समय में जब बीएससी के कर रहे थे, डिग्री ले रहे थे, उसी समय पे इनका जो इंटरेस्ट था, जो इनका मन था, वो जेनेटिक्स की तरफ झुकने लगा। मतलब जेनेटिक्स इन्हें अच्छी लगने लगी। This became possible when he received fellowship for graduate study in zoology at Indiana University, ब्लूमिंगटन। ये जब ब्लूमिंगटन में इंडियाना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, वहाँ पे ये फेलोशिप किए। फेलोशिप किस में किए? पीएचडी करने के लिए। तो वहाँ पे ये एक स्टेप और आगे गए अपने जेनेटिक्स के लाइन में, ठीक है। वेयर ही रिसीव्ड हिज पीएचडी डिग्री इन 1950। इन्होंने 1950 में अपनी पीएचडी डिग्री ली ऑन स्टडी इफेक्ट ऑफ हार्ट एक्सरे ऑन बैक्टीरियोग्राफी मल्टीप्लिकेशन। तो एक्सरे बैक्टीरिया जब मल्टीप्लाई करता है उस पे एक्सरे की स्टडी में इन्होंने अपना फेलोशिप किया, ठीक है। ये क्रिक से मिले, जो उनको भी मतलब सेम इंटरेस्ट था, वो भी जेनेटिक्स के फील्ड में थे क्रिक, और ये डीएनए स्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे, ठीक है। देयर फर्स्ट सीरियस एफर्ट वाज अनसेटिस्फैक्टरी। देखो, कोई भी अभी तक जो रिसर्च हुआ है वो पहली बार या दूसरी बार में इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। बहुत बार उस पर रिसर्च किया गया, पर कई बार तो ऐसी रिसर्च हुई है कि हो रहा था कुछ और निकल गया कुछ और। जैसे पेनिसिलिन है, वो रिसर्च किसी और पे हो रहा था, बट कुछ स्टोरी है कि उन्होंने वो जब रिसर्च करते थे तो ब्रेड मंगा के खाते थे, तो ब्रेड एक दिन पड़ा का पड़ा रहेगा, तो उस पर पेनिसिलिन बन गया तुम्हारा जो एंटीबायोटिक है, बहुत फेमस एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो सेकेंड एफर्ट में इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट पाया। न्यूक्लियाई एसिड लिटरेचर रिजल्ट अर्ली इन मार्च 53, जो मार्च 53 का टाइम था, उसमें इन्होंने जो था इन्होंने दूसरा एफर्ट किया और उसका रिजल्ट इन्होंने मार्च 1953 में पाया, ठीक है। इन द प्रपोजल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री डबल हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन 1953 में इन्होंने दिया था डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। फ्रांसिस हैरी कैम्पटन क्रिक वॉज बॉर्न 1963 8 जून। तो इन्होंने 1916 में 8 जून को इनका जन्म हुआ था एट
नॉर्थमैम्पटन, ठीक है, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ही स्टडी फिजिक्स एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, इन्होंने लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में अपना फिजिक्स का वो क्लास किया था। बीएससी 1937 में इनका कंप्लीट हो गया था। ये कंप्लीटेड पीएचडी इन 1954। 1954 में इन्होंने अपना जो पीएचडी है वो कर लिया था। किस टॉपिक पे किया था? एक्सरे डिफ्रैक्शन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। जैसे कोई भी पीएचडी करता है तो उसे एक टॉपिक मिलता है, उस पर उसे रिसर्च करना होता है, ठीक है। तो उन्होंने इस टॉपिक पे तुम्हारा रिसर्च किया था, ठीक है। A critical influence in Crick career was his friendship with J.D. Watson। एक जो इन्फ्लुएंस होता है ना कि कुछ लोग किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब मोटिवेट करते हैं, एक तरह से समझ सकते हो। तो इनको इन्फ्लुएंस, ये इन्फ्लुएंस तब हुए जब इनकी दोस्ती J.D. वाटसन से हो गया, ठीक है। A young man of 23 leading 1953 the proposal of double helical structure of DNA and replication scheme। देखो जो और तुम्हारा वाटसन था वो जो है ना वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पे वर्क कर रहे थे। और तुम्हारा जो रेप्लिकेशन स्कीम है कि रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है उस पर इन्होंने काम किया। और तुम्हारा जो क्रिक है उन्हें एफआरएस बनाया गया। एफआरएस ऐसे तुम समझ सकते हो कि एक तुम्हारा क्या बोलते हैं उसे, लेक्चरर समझ सकते हो या फिर मेयर जो होता है ना वो समझ सकते हो। एफआरएस तुम 1959 में इन्हें बनाया गया। द ऑनर टू वाटसन एंड क्रिक इंक्लूडेड द जॉन कॉलिंस वॉरेन प्राइज ऑफ, जो जॉन कॉलिन वॉरेन है इनको प्राइज जो है, प्राइज का तुम नाम याद रख लेना, जॉन कॉलिन वॉरेन प्राइज 1959 में मिला। लास्कर अवार्ड इन्हें 1960 में मिला। रिसर्च कॉर्पोरेशन प्राइज इन्हें 1962 में मिला। एवं ऑल इन सबसे ऊपर जो मेन इंपॉर्टेंट है वो जो तुम्हें याद रखना है वो नोबेल प्राइज याद रखना। 1962 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था टू डिस्कवर द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए एंड रेप्लिकेशन स्कीम, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो नोबेल प्राइज वाला है 1962, ये बहुत जरूरी है, इसे तुम्हें याद रखना है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट लाइन पे। देखो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 4 है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये हमारा शुरू हो रहा है। इसके पहले तुम्हें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है कि वाटसन कहाँ के थे, शिकागो के थे। क्रिक कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। और इन लोगों ने किस पे काम किया था, कब इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन दिया था, ठीक है। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया था, ठीक है। 1951 में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। 1953 में इन्होंने थ्योरी अपने दे दी। उसके बाद इन दोनों को कब नोबेल प्राइज मिला, 1962 में मिला, ठीक है। अब आते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 पे। रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 4 है, प्रीवियस चैप्टर के हिसाब से चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो इसमें हमारे टोटल 6 टॉपिक्स हैं, इसमें हमारे टोटल 6 वीडियोज आएंगी। मिनिमम 4 to 6 वीडियोज में हम ये कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर कुछ एक्स्ट्रा हुआ, जैसे सपोज करो कि क्या बोलते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के बारे में मुझे बताना हुआ, लेम्प्रेस क्रोमोसोम के बारे में अगर मुझे डिस्कस करना हुआ, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट सी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो एनसीईआरटी वाली है वो 4 से 6 वीडियोज में हमारी हो जाएंगी। हाँ 4 से 6 वीडियोज में हमारी हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि 6 टॉपिक्स हैं, मुझे लग रहा है कि यह आज हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस करने वाले हैं। कल हम इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन करेंगे। इसमें 2 लॉज आते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन में हमारे 1 लॉ आता है, उसमें एक एक्सेप्शन आता है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में हमारी 4 टाइप्स के आते हैं, जैसे हम डिसाइड करते हैं। म्यूटेशन में हमारा म्यूटेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब हो जाएगा 4 से 6 वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। हैव यू वंडर व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ ओनली टू अ बेबी एलिफेंट, नॉट सम अदर एनिमल। ये तुमसे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछे जिसको जो अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये जो चैप्टर्स किसी ने नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जाओ तुम देख लो। तुम्हें आता है तो तुम्हें इसका आंसर भी आता होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो एलिफेंट है वो एक एनिमल है। एनिमल जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो इसके मेल गैमेट्स हैं और फीमेल गैमेट्स हैं वो फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। वो सेम स्पीसीज के जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है वो फ्यूज करके जाइगोट बनता है। जाइगोट तुम्हारा क्लीवेज करके एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। तो यहाँ पे जो एक बैरियर आता है कि कोई भी एनिमल्स जो हैं वो इंटर स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे स्पीसीज का
किसी दूसरे स्पीसीज के साथ फर्टिलाइजेशन कर ले, रिप्रोडक्शन कर ले, ऐसा नहीं होगा। अगर बाई चांस हो भी गया, जैसे म्यूल्स हैं, खच्चर्स हैं, तो अगर ऐसे प्रोड्यूस होते भी हैं तो वो आगे फर्टाइल नहीं कर पाएंगे, वो स्टेराइल होंगे, ठीक है। स्टेराइल मतलब ऐसे समझ सकते हो कि वो इनकेपेबल होंगे, मतलब उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होगी, वो सक्षम नहीं होंगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक। और वाई ए मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली मैंगो प्लांट्स एंड नॉट एनी अदर प्लांट्स, क्योंकि जो जीन्स हैं इन सब का आंसर ये है कि रिप्रोडक्शन के लिए जो जरूरी है वो है जीन्स। जीन्स ही हमारे फिनोटाइप और जीनोटाइप को मतलब रखते हैं। जो फिनोटाइप है मैंगो, मैंगो के जैसे क्यों दिखता है, वो फिनोटाइप पे होता है, और उसकी वजह जो होता है वो जीनोटाइप होता है। और जीनोटाइप क्यों होता है, क्योंकि वो जीन्स कंट्रोल करते हैं। जो डीएनए होता है, डीएनए पे जो देखो, ये जैसे मान लो ना, ये पूरा तुम्हारा डीएनए है, तुम्हें जीन्स बार बार अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो जीन्स में तुम कंफ्यूज हो गए। तो जैसे मान जाओ ये डीएनए, जस्ट फॉर एग्जांपल, वैसे डबल हेलिकल होता है, ठीक है, ऐसे हेलिक्स बना करके रहता है। जैसे मान जाओ ये जीन्स है, ठीक है। अब ये पूरे डीएनए पे तुम्हारा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे मान जाओ एक यहाँ पे है इन्फॉर्मेशन, फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, तीसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, चौथी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो येलो वाला मैंने मार्क किया ना, ये तुम्हारे जीन्स होगा। जीन्स वो हिस्सा होता है डीएनए का जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जहाँ पे कुछ जानकारी होती है। जैसे मान जाओ यहाँ पे तुम्हारी जैसे होगा एक जीन के पास पूरा मतलब हर चीज का होगा, जैसे आई का होगा, ईयर का होगा, लीवर का होगा, स्टमक का होगा, हर चीज का उसके पास जीन्स होगा। बट एक्टिव हर डीएनए के पास हर पार्ट का, हर हिस्से का डीएनए होगा, जीन होगा। बट एक्सप्रेस वो सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट को करेगा, ठीक है। जैसे मान जाओ ये नोज का हो गया, ये आई का हो गया, ये स्टमक का हो गया, ये लीवर का हो गया, ये किडनी का हो गया, मतलब ऐसे। तो इस हिस्से को हम बोलेंगे, जिस हिस्से के पास कुछ इंफॉर्मेशन रहे उस हिस्से को हम बोलेंगे जीन्स, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा ये वाला एक छोटा सा जो डाउट था वो क्लियर हो गया। तो ऐसे क्यों दिखते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास जो होता है वो जीन्स होते हैं, जीन्स कैरी करते हैं इन्फॉर्मेशन की, कौन कैसा एक्सप्रेस करके कैसा दिखेगा, ठीक है। फिनोटाइप हमारे यही कंट्रोल करते हैं। और गिवन दैट दे डू आर द ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। देखो यहाँ पे आइडेंटिकल जहाँ वर्ड है वहाँ पे समझ लेना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। क्योंकि यहाँ पे मियोसिस नहीं होता है तो क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ नहीं होते हैं, डिवाइड नहीं होते हैं। अगर डिवाइड नहीं होते हैं तो वहाँ पे कोई भी वेरिएशंस नहीं आते हैं, लिंकेज नहीं होता है, रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है एसेक्सुअल या वेजिटेटिव में। तो वहाँ पे जो पेरेंट्स के जो जीन्स होंगे, जो डीएनए होगा, सेम टू सेम वैसा ही तुम्हारे ऑफस्प्रिंग में भी होगा। तो इसे बोलेंगे क्लोन्स। क्लोन्स मतलब सेम टू सेम। और एक क्लोन को, जैसे मान जाओ कि ये एक ऑफस्प्रिंग है, एक पेरेंट है, यहाँ इससे चार ऑफस्प्रिंग्स हुए, ठीक है, इससे 4 ऑफस्प्रिंग्स हुए। तो इन सबको मिला करके हम बोलेंगे ये सारे क्या हैं, क्लोन्स हैं। लेकिन जब ये किसी एक की बात हो तो उसे हम बोलेंगे रेमिट, RAMET, उसे बोलेंगे रेमिट्स, ठीक है। तो यहाँ से तुम समझ सकते हो कि ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल क्यों होते हैं पेरेंट से, क्योंकि वहां पे होता है या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। और दे डू शो सम डिफरेंस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अच्छा, ये इसमें पूछा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑब्वियस बात है आइडेंटिकल नहीं होंगे। आइडेंटिकल का मैंने केस बता दिया, या वहाँ पे या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। ये एनिमल है तो एनिमल तुम्हारा ऑब्वियस बात है मोस्ट ऑफ द एनिमल्स तुम्हारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ऑलमोस्ट ऑल। तो यहाँ पे तुम्हारा जो है वो वेरिएशन शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग्स समटाइम्स लुक सो सिमिलर टू ईच अदर और समटाइम्स इवन सो डिफरेंट। तो इसका देखो, जब कोई भी क्या बोलते हैं एक जाइगोट से, तुम्हें याद है ना जब जाइगोट बना था वहाँ पे जोना पेलिसिडा की लेयर थी सेकेंडरी ओवम में, तो वो जोना पेलिसिडा की लेयर अच्छे मतलब वो इम्प्लांटेशन के तक वो रहती है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि जब उससे तुम्हारा बाहर निकलता है एम्ब्रियो, तो वो क्या करता है कभी कभी बीच में से दो हिस्सों में टूट जाता है। तो बीच में से दो हिस्सों में टूट जाता है ना, तो एक ही जाइगोट का दो पार्ट हो जाता है। दो पार्ट हो गया तो वहाँ पे ट्विंस हो जाते हैं। ट्विंस मतलब एक प्रेगनेंसी में दो ऑर्गेनिज्म, दो ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस होना, ठीक है। ट्विंस मतलब जुड़वा होता है वैसे। तो यहाँ पे कभी कभी और जब अदर दिखाई दे, मतलब कंप्लीटली डिफरेंट दिखाई दे, तो इसका मतलब ये है कि
एक स्पर्म तुम्हारा एक ओवरी से, वहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली यहाँ पे ओव्यूलेशन में एक ओवरी एक ही बार रिलीज करती है, बट कुछ केसेस में दोनों ओवरी एक साथ ओवम रिलीज कर देती हैं। ठीक है, दोनों ओवरी एक साथ ओवम रिलीज कर देती हैं। इसके लिए तुम्हें ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जरूर पढ़ना चाहिए। oogenesis तुम्हें जरूर देखना चाहिए। ठीक है, तुम oogenesis उमंग बायो क्लासेस सर्च करोगे, आ जाएगा, तो वहाँ से तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे कि जब दो स्पर्म जाकर के दोनों ओवरीज के एग को फर्टिलाइज करते हैं और वहाँ से डबल इम्प्लांटेशन होता है, तो वो जो ट्विंस होंगे वो कंप्लीटली डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। और आइडेंटिकल कब होंगे? आइडेंटिकल मतलब होता है सेम टू सेम। आइडेंटिकल कब होंगे? आइडेंटिकल तब होंगे जब जाइगोट जोना पेलुसिडा से बाहर निकलेगा, मतलब एम्ब्रियो तुम्हारा जोना पेलुसिडा से बाहर निकलेगा। उस समय जोना पेलुसिडा की लेयर्स से वो दब करके दो पार्ट्स में टूट जाए, तब वहां पे होगा तुम्हारा आइडेंटिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, यहाँ पे आंसर मैंने लिख रखा है, तो एक बार डिस्कस करते हैं। ट्विंस आर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सेम प्रेगनेंसी में ही, मतलब एक बार प्रेगनेंसी में ही अगर एक से ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग हो रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा ये तुम्हारे चाइल्ड हो रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे ट्विंस। ठीक है, ट्विंस कैन बी आइदर मोनोजाइगोटिक, सिंगल जाइगोट से हो सकते हैं, उसे हम आइडेंटिकल बोलते हैं। मीनिंग दैट दे डेवलप फ्रॉम वन जाइगोट, मतलब एक जाइगोट से ही वो डेवलप करते हैं। एक जाइगोट से कैसे? मैंने बताया कि जोना पेलुसिडा की लेयर से जब निकलता है वो, एट द एंड तुम्हें सारी लेयर्स तो हटानी पड़ेंगी ना, जोना पेलुसिडा की और तुम्हारा पेरिविटलाइन स्पेस सब हटाना पड़ेगा। तो जब जोना पेलुसिडा की लेयर हटती है तो एम्ब्रियो कभी कभी बहुत रेयर चांस होता है कि उसे बीच में से, जो अंदर उसके क्लीवेज हो रहा होता है, उसको बीच में से तोड़ देती है, तो वो दो पार्ट्स में टूट जाता है। ठीक है, विच स्प्लिट टू फॉर्म द टू एम्ब्रियोज, और उस जाइगोट को दो पार्ट्स में तोड़ देती है, वहां से दो एम्ब्रियो तुम्हारे बन जाते हैं। ठीक है, और डाइजाइगोटिक, नॉन आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल। नॉन आइडेंटिकल का मतलब है कि दो स्पर्म्स जाकर के दोनों एग को फर्टिलाइज करते हैं। दोनों जो ओवरी होती है वो एक एक एग रिलीज कर देती है, एक एक ओवम रिलीज कर देती है, दो स्पर्म जाकर। तो तुम्हें पता है ना 200 से 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एक बार में इजेकुलेट होते हैं। तो पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने वाला सिस्टम मैंने बताया था कि एक स्पर्म एक एक को फर्टिलाइज कर सकता है। तो अगर दो ओवम आ गए तो वहाँ पे दोनों ओवम को एक एक स्पर्म फर्टिलाइज कर देगा, तो वहाँ पे दो तुम्हारे हो जाएंगे ना फर्टिलाइजेशन, तो वो दोनों आकर के दोनों साइड ऑफ एंडोमेट्रियम पे वो अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से तुम समझ सकते हो। मैं फिर से एक बार रिकमेंड करूंगा, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है तो जाओ, तुम जरूर देखना मेरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला लेक्चर, वहाँ पे तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाना। ठीक है, आओ अब आगे बात करते हैं। नॉन आइडेंटिकल या डाइजाइगोटिक का मतलब हुआ मीन्स दैट ईच ट्विन डेवलप फ्रॉम अ सेपरेट एग एंड ईच एग इज फर्टिलाइज्ड बाय इट्स ओन स्पर्म सेल। तो दो सेल्स निकलेंगी, दो एग सेल्स निकलेंगी और दोनों अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज होंगे। सिंस आइडेंटिकल ट्विन डेवलप फ्रॉम वन जाइगोट, आइडेंटिकल एक जाइगोट से होगा, और दे विल शेयर सेम सेक्स, उन दोनों का जेंडर एक होगा, या तो दोनों मेल होंगे या तो दोनों फीमेल होंगे। ठीक है, वाइल फ्रेटर्नल ट्विन्स में बी मे और मे नॉट, देखो जो तुम्हारे नॉन आइडेंटिकल है वो हो सकता है कि वो एक मेल हो एक फीमेल हो, और दोनों मेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकते हैं। इन रेयर केसेस ट्विन्स कैन हैव द सेम मदर एंड डिफरेंट फादर। तो बहुत रेयर केस होता है जब मदर एक हो और फादर एक से ज़्यादा हो। ठीक है, ये देखो तो ये दोनों ट्विन्स है। ये तुम कमेंट करो कि ये मोनोजाइगोटिक है या डाइजाइगोटिक है। These are several relative questions dealt with scientifically in branch of biology known as genetics. Genetics ऐसा ब्रांच है जहाँ पे हम जीन्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो जेनेटिक्स में हम डील करते हैं। ठीक है, डील मतलब समझते हैं, बात करते हैं, उस पर काम करते हैं। ठीक है, दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस पे जो हमारा इनहेरिटेंस होता है, एक कैरेक्टर होता है जो मदर से पेरेंटल जनरेशन से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, एज वेल एज वेरिएशन इन कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। और वेरिएशन के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। इनहेरिटेंस का मतलब हुआ कि जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी लक्षण हैं, कोई बोलता है ना कि तुम अपने फादर से मिल रहे हो, कोई मदर से मिल रहे हो। ठीक है, तो वो जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो तुम्हारे जो जब मदर फादर से ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, उसे हम बोलते हैं तुम्हारा इनहेरिटेंस। ठीक है, इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ये हेरिडिटी पे बेस्ड होता है, हेरिडिटी एक कैरेक्टर होता है। ठीक है, वेरिएशन द डिग्री बाई विच प्रोजेनी डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। वेरिएशन वो होता है कि जब
एकदम सेम टू सेम तुम नहीं मिलते हो ना, जरूर कुछ ना कुछ अलग होगे। तो वो जो अलग हो तुम थोड़ा सा भी, उसे हम बोलेंगे वेरिएशन, मतलब वेरिएट कर रहा है, ठीक है। हेरिडिटी का मतलब होता है कि जो जीन्स ट्रांसफर करते हैं उसे हम बोलते हैं हेरिडिटी। ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एन अर्ली 8000 टू 1000 बीसी। देखो यहाँ पे उल्टा इसलिए लिख रखा है ताकि जैसे हम पीछे जाते हैं, जैसे 2023 चल रहा है तो 2023 से पहले जो था तो वो पहले ही होगा ना। जैसे मान लो 2023 से 500 साल हमें पहले जाना है, तो मान लो 2523 चलेगा, ठीक है। तो 8000 साल पहले जाना है तो 10,023 होगा। ऐसे इसलिए उल्टा लिख रखा है, ये गलत नहीं है। ये 10,000 भी नहीं होगा, ये गलत भी नहीं है, सेम सही है, ठीक है। हम बिफोर क्राइस्ट जा रहे हैं ना 2023 से, फिर नेगेटिव में समझो तो नेगेटिव में हम जा रहे हैं, ठीक है। दैट वन ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएशन वॉज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ह्यूमंस थे उन्हें 10,000 साल पहले कृषि मतलब जो खेती थी वो स्टार्ट हुई, तो ह्यूमंस को पहले से ही नॉलेज था कि कुछ ना कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन छुपे हुए हैं। एग्जैक्ट पता था या नहीं पता था ये हमें भी नहीं पता है, बट आइडिया उन लोगों को था, ठीक है। They exploit the variation that were naturally present in the wild population of plants and animals to selectively breed and select organisms that possess desirable character। देखो वो लोग थे जो वो हर इंसान का होता है कि उन्हें प्रॉफिट मिले, ठीक। तो कोई भी एनिमल या प्लांट्स का जब वो प्रोडक्शन करते थे तो वो अच्छे से अच्छा हाइब्रिड तैयार करते थे। तो ज़रूर उन लोगों के पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नॉलेज था, तभी वो ऐसा कर पाते थे। For example, through the artificial selection and domestication from ancestral wild cows, we have well-known Indian breeds called साहिवाल cow in पंजाब। पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट है साहिवाल, पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है साहिवाल, वहाँ पे जो काउस पाई जाती हैं वो एक ब्रीड है, ठीक है। वो अच्छा दूध भी देती है, अच्छा उनकी बॉडी भी होती है, अच्छा सर्वाइवल भी होता है उनका। तो साहिवाल काउस साहिवाल डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा है। वो जो गाय होती हैं वो अच्छा मतलब एक अच्छी ब्रीड है, इंडिया में बहुत पॉपुलर है, ठीक है। वी मस्ट however recognize that through our ancestor we knew about the inheritance and character of variation। हमें ये जानना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे उनको इसके बारे में बहुत नॉलेज थी। दे हैड वेरी लिटिल आइडिया अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दिस फिनोमेना। एनसीईआरटी कह रहा है कि उन लोगों के पास बहुत कम नॉलेज था, बट नॉलेज था इसके फिनोमेना के बारे में कि ऐसे होता है। देखो साइंटिस्ट पिछले 200-300 साल में इवॉल्व हुआ है। हमारा जो भारत था उसका अरबों साल का इतिहास है, तो ऑब्वियस बात है अगर हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार की नहीं चली होती तो आज हम विश्वगुरु होते। विश्वगुरु की तरफ बढ़ रहे हैं, बट हम आज भी रूल करते हैं। रूल का मतलब है कि वसुधैव कुटुंबकम, इंडिया का तुम्हें नारा भी पता है, वन वर्ल्ड वन फैमिली। तो ऑब्वियस बात है हमारे जो पुराना हिस्ट्री है वो अगर होता आज हमारे साथ तो बहुत आगे हम जाते हैं। ये सारा एनसीईआरटी जो न्यू वर्ल्ड आया है साइंटिस्ट का उनके हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें यही पढ़ना है, इसी पे नंबर मिलेंगे। तो हमें अपने पुराने बात को करके नीट में नंबर कटे जाएंगे। इससे अच्छा है कि जो लिखा है वही हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमारे जो पूर्वज थे मतलब ह्यूमंस के पूर्वज जो थे एंसेस्टर जो थे उनको इसके बारे में थोड़ा आइडिया था, बट 100% वो नहीं जानते थे कि इसी वजह से हो रहा है। क्योंकि आज देखो आज हम जीन्स निकाल के भी जीन्स दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। पहले के टाइम पे ऐसा होता था नहीं होता था, इसमें तो लिख रहेगा बहुत वेरी लो नॉलेज था। तो इसी के हिसाब से हम चलते हैं, ठीक है। ये देखो ये है साहिवाल काऊ, ये मेरे घर भी है। मेरे जो गाँव में एक घर है तो वहाँ पे ये एक गाय है, ठीक है। जब मैं गया था गांव पे तो इसको मैं रोज इसके साथ खेलता था, मतलब समझ सकते हो एकदम सेम टू सेम डिट्टो ऐसी गाय थी। तो आते हैं अपने 4.1 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे। मेंडल ने ये तुम्हारा जो था ना वो वन जीन वाला कॉन्सेप्ट याद है तुम्हें, वन जीन। तो ये वन जीन पे ही दो इसके लॉज हैं, ठीक है। अब देखते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग मिड 19th सेंचुरी, ये पूरा का पूरा तुम्हारा एनसीईआरटी है। इसमें बस वो जो मैं आंसर लिखा था मोनोजाइगोटिक डाइजाइगोटिक का वही तुम्हारा अलग था, बाकी पूरा पूरा एनसीईआरटी है। It was during the mid 19th century that had away was made in the understanding inheritance। देखो मिड 19th सेंचुरी में, मिड 19th सेंचुरी मतलब 1850 को 19th सेंचुरी बोलेंगे क्योंकि देखो अभी 21st सेंचुरी चल रहा है तो 2000 चल रहा है, 2020 2021 एक सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल। तुम जैसे देखते हो क्रिकेट अगर देखते होगे तो तुम्हें पता होगा कि सेंचुरी मारा है मतलब 100 रन मार दिया, ठीक है। हाफ सेंचुरी मतलब 50, ठीक है। मिड कह लो हाफ कह लो बात एक ही है।
तो 1850 के आसपास, मतलब 1856 में तुम्हारा मेंडल ने वर्क दिया था, काम उन्होंने पहले ही करना शुरू किया था। तो देखो 1856 में शुरू किया था, 1863 में आया था, उसके बाद रिजल्ट उन्होंने दिया था। ठीक, यहाँ पे देख लो 1856, 1863, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है नीट में कम से कम 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ग्रेगर जॉन मेंडल का वर्किंग पीरियड, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल का वर्किंग पीरियड 1856 से 1863 याद रख लेना, 7 साल तुम याद रख लेना, 7 ईयर्स, और ये 63 या 56 कोई भी एक याद रख लेना। ठीक है, तो 19th सेंचुरी में हमारे जो इनहेरिटेंस को समझने वाला था, क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग, वो बढ़ी। ठीक है, ग्रेगर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, गार्डन पी का साइंटिफिक नेम बताओ। ठीक है, गार्डन पी का साइंटिफिक नेम बताओ। इन्होंने 7 साल तक काम किया था गार्डन पी पे, 1856 से 1863 तक, और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस किया, नॉन लिविंग में इन्होंने नहीं किया, लिविंग में ही किया। तो लॉ ऑफ क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस इन्होंने दिया था। ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न, इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट स्टैटिकली एनालाइज एंड मैथमेटिकल लॉजिक वेयर अप्लाइड टू प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी। देखो मोस्ट ऑफ द बायोलॉजी के स्टूडेंट्स इसलिए बायोलॉजी लेते हैं ना, ताकि उनका मैथ्स वाला जो पोर्शन था वो वीक होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द, मैं हाँ सबको नहीं बोला, क्योंकि फिजिक्स तुम्हारा ऑलमोस्ट मैथ्स के बराबर ही होता है, नीट में थोड़ा कम होता है, बट नॉर्मली फिजिक्स मैथ्स इक्वल ही होते हैं। तो देखो पहली बात जो है, वो पहली बार किसी ने बायो के फील्ड में किसी ने मैथमेटिक्स लगा दिया था। जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, वो चर्च में एक पादरी थे, जो वहाँ पे होते हैं ना पॉप, वो थे एक। ठीक है, तो गार्डनर थे, गार्डन में अपना वो करते रहते थे, और पॉप भी थे। तो हिज एक्सपेरिमेंट है, तो उन्होंने क्या किया ना कि बायो में वो कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, और उसमें उन्होंने मैथमेटिक्स का वो लगा दिया, पूरा का पूरा हिसाब, कि इतने का रेशियो आता है, डेसिमल वाला रेशियो, फिर इतना क्रॉस कराएंगे तो ये हमारे प्रोडक्ट मिलेगा, वो उन्होंने पूरा का पूरा मैथ इसमें घुसा दिया। तो जो हाई लेवल के जो थे मेन साइंटिस्ट, उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया, कौन इतना लेकर के बैठेगा, वो भी एक अनरिकॉग्नाइज साइंटिस्ट के वजह से। ये साइंटिस्ट नहीं थे, बाद में ये साइंटिस्ट बने, इनको दर्जा दिया गया, बट इन्होंने कोई साइंटिस्ट वाली पढ़ाई नहीं की थी, ये नॉर्मल एक चर्च के पॉप थे। ठीक है, his experiment had large sampling size which gave the great credibility to data that he collected। इन्होंने बहुत लंबी डाटा बना ली थी, क्योंकि इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, also the confirmation of his inference from the experiment on successive generation of his test plants proved that his result pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated idea। देखो इन्होंने जो डाटा दिया था ना, वो एक मतलब इनके जो क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस का जो रूल दिया था, इन्होंने उसे प्रूव कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि कुछ भी उठा, सुबह सुबह उठे और कुछ भी बोल दिए वही हो गया। तो ये जो डाटा दे रहे थे, वो इनके जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट था उससे काफ़ी मैच कर रहा था। तो इस वजह से एक ये था कि हाँ, मतलब कुछ ना कुछ इनहेरिटेंस का कैरेक्टर जो है वो जा रहा है, कुछ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं जो ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन गार्डन पी प्लांट्स दैट वेयर मैनिफेस्टेड एज टू अपोजिंग ट्रेट्स, टॉल और डॉर्फ, येलो और ग्रीन सीड्स। देखो यहाँ पे अब टर्म आता है डोमिनेंट या रिसेसिव। तो देखो जैसे डोमिनेंट उसे बोलेंगे ना जो किसी को बैठा करके अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। जैसे मान जो टॉल है और डॉर्फ है, ठीक है, मतलब किसी को बड़ा होना है, किसी को छोटा होना है। तो जो बड़ा होगा वो ऑब्वियस सी बात है छोटे वाले को सप्रेस कर देगा और खुद को एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेस मतलब खुद को मतलब उजागर करेगा और दूसरे वाले को बैठा देगा कि तुम बैठो, मैं तुमसे शक्तिशाली हूँ, मैं अपने आप को अपना क्या बोलते हैं एक्सप्रेस करूंगा। ठीक है, तो इसमें एक जो डोमिनेंट होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, जो रिसेसिव होता है उसे डोमिनेंट वाला सप्रेस कर देता है, मतलब बैठा देता है, मतलब छुपा देता है। ठीक है, उसका कैरेक्टर उतना नहीं एक्सप्रेस कर पाता। ठीक है, ग्रीन सीड्स के बारे में इन्होंने टोटल 7 कैरेक्टर लिया था। ठीक है, दिस अलाउ हिम टू सेटअप अ बेसिक फ्रेमवर्क, हम बात करने वाले हैं उन 7 कैरेक्टर्स पे। दिस अलाउ हिम सेट ऑफ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस। इन्होंने उस फ्रेमवर्क पे, फ्रेमवर्क मतलब एक तुम बोल सकते हो एक क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रक्चर पे काम किया था। ठीक है, जो कि तुम्हारे इनहेरिटेंस को मतलब काफ़ी मिलता जुलता था, उससे रिलेटेड था, which was expanded by later scientists to account for all the diverse natural observation and complexity inherent in them।
तो बाद में और भी साइंटिस्ट आए और इसे इवॉल्व किए, इस एक्सपेरिमेंट पे और काम किए और जानकारियाँ निकाली। Mendel conducted such artificial pollination, cross pollination experiment using several true breeding pea lines. तो इन्होंने पी लाइन्स के बहुत सारे कैरेक्टर्स लिए और इस पर उन्होंने काम किया और क्या बोलते हैं कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन मैंने तुम्हें बता रखा है। चलो अब तुम जल्दी जल्दी कमेंट करो, कैपिंग क्या होता है, कैपिंग नहीं, बैगिंग और इमेस्कुलेशन क्या होता है। ठीक है, बैगिंग और इमेस्कुलेशन क्या होता है। A true breeding line is one of that having undergone continuous self pollination so the stable trait inheritance and expression for several generation। देखो क्या होता है कि जो जब हम कई बार 7-8 जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं ना, तो उसमें एक प्योर लाइन डेवलप हो जाता है। जैसे मान लो कोई अगर टॉल है तो वो सारे उसके ऑफस्प्रिंग टॉल ही प्रोड्यूस होगा, और कोई अगर छोटा है, डॉर्फ है, तो उसके सारे ऑफस्प्रिंग डॉर्फ ही वो होंगे, क्या बोलते हैं, थ्रू आउट द जनरेशन प्रोड्यूस होंगे। मैं तुम्हें एक वीडियो सजेस्ट करूंगा, जाओ तुम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन सर्च करो, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन उमंग बायो क्लासेस। इसमें इस वाले लेक्चर को देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का ये लेक्चर है। तुम्हें यहाँ पे समझ आ जाएगा कि कैसे प्योर लाइन बनते हैं। ठीक है, मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज। देखो यहाँ पे ये एनसीईआरटी की लाइन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत आता है कि 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स लिए थे और 14 तुम्हारे पी प्लांट्स के वेराइटी लिए थे ट्रू ब्रीडिंग वाले। ठीक है, तो यहाँ पे तुम बहुत कंफ्यूज करता है यार। मेरा भी एक बार ये क्वेश्चन टेस्ट में गलत हुआ था, नीट में। इसका इस चैप्टर के मेरे सारे, मतलब ये सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ था, वो कुछ स्टील करके आया था, वो मैंने पढ़ा ही नहीं था। इसलिए एनसीईआरटी तुम मस्ट करो। एनसीईआरटी के फिगर्स, वो फिगर का क्वेश्चन था, वो थ्योरी में भी नहीं था एनसीईआरटी के, वो एक फिगर में पार्ट था। वो मैं मेज के फिगर में ना कुछ स्टील करके था, या क्या था, स्टील ही था शायद, उसके बारे में पूछा था कि इसका काम क्या है, तो वो मैं गलत मार्क कर देता। इस वजह से मेरा एक क्वेश्चन सिर्फ गलत हुआ, अदरवाइज मेरे सारे के सारे बायो में फुल मार्क्स थे, सिर्फ एक क्वेश्चन गलत था, 355 थे। ठीक है, तो मैं जो बता रहा हूँ वो तुम करो। ये टेस्ट में मेरा गलत हुआ, इससे वजह से मुझे आइडिया लग गया और एग्जाम में मेरे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सही हो गए। तो देखो क्या हुआ, उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए। यहाँ पे एक वो आता है कि 14 कैरेक्टर्स लिए या 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए, तो यहाँ पे 14th ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए उन्होंने। ठीक है, एज पेयर विच वी आर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विच कॉन्ट्रास्टिंग स्टेट। देखो इन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग स्टेट का मतलब है कि एक डॉर्फ लिया तो एक टॉल लिया, एक डॉर्फ लिया तो एक टॉल लिया, एक एक्सियल पोजीशन पे लिया तो एक टर्मिनल पोजीशन पे लिया। मतलब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इन कैरेक्टर, ये जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है। सम ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट सेलेक्टेड वेयर स्मूथ और रिंकल्ड सीड, येलो और ग्रीन सीड, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड ग्रीन, येलो पॉट्स, डॉर्फ प्लांट्स। चलो आओ हम देख लेते हैं। देखो इन्होंने ये जो 7 है ना, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स लिए इन्होंने, उसके 14 ट्रू ब्रीडिंग वो ट्रेट्स लिए। ठीक है, जैसे मान लो ये तुम्हारा डोमिनेंट ट्रेट है, ये मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अगर ये दोनों प्रेजेंट हुए ना, डोमिनेंट और रिसेसिव, तो जो डोमिनेंट वाला है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पे देखो सीड का शेप जो है, सीड का शेप वो जो नॉर्मली होगा वो राउंड होगा, राउंड होगा। ठीक है, तो राउंड वाला जो है वो डोमिनेंट है। अगर राउंड और रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब सिकुड़ा हुआ, तो राउंड वाला और रिंकल्ड वाला अगर तुम्हें किसी में पॉलिनेशन हो रहा है तो वो राउंड वाला जीन जो होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो देखो सीड कलर में यहाँ पे जो तुम पी का अगर कलर देखोगे ना सीड का, तो वो तुम्हें जनरली ग्रीन दिखाई देगा, बट वो अभी की बात नहीं हो रहा है, वो जब मेच्योर हो जाएगा। अभी जो तुम ग्रीन देखते हो वो इमेच्योर होता है, तो जब मेच्योर हो जाएगा ना तो वो येलो होगा। सीड का जो कलर होगा वो येलो होगा। ठीक है, तो सीड का जो कलर होगा वो तुम्हारा येलो होगा, और जो रेसेसिव वाला ट्रेट होगा वो तुम्हारा ग्रीन होगा। इसको तुम ऐसे याद रखना, पॉड, ये जो पॉड कलर है ना, पॉड कलर, इससे तुम पॉड मतलब वो होता है कि मतलब ये जो देख रहे हो पॉड का कलर, पेरिकार्प तुम देख रहे हो ना, इसे पॉड बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो है, तो इसमें जो होता है वो ग्रीन होता है जनरली। ये तुम्हारा अगर क्या बोलते हैं, अगर डोमिनेंट हुआ तो ये ग्रीन होगा, और अगर रेसेसिव हुआ तो ये येलो होगा। ठीक है,
तो इससे याद रखना कि पॉड का कलर जो होता है वो तुम्हारा ग्रीन होता है, तो सीड का कलर क्या होगा, येलो होगा। तुम ऐसे इन दोनों को रिलेट कर सकते हो। अब आते हैं सीड शेप हो गया, सीड कलर का। फ्लावर पे आते हैं। फ्लावर में वायलेट कलर जो होता है वो तुम्हारा होता है डोमिनेंट, मतलब कलरफुल होता है, ठीक है। फ्लावर हमें ऐसे याद रखना, फ्लावर हमेशा कलरफुल होगा, कलरफुल होगा तो डोमिनेंट होगा, और व्हाइट होगा तो तुम्हारा रिसेसिव होगा। अब पॉड शेप में आते हैं फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड। यहाँ पे फुल में देख रहे हो तुम, अच्छा सा है, मस्त सा एकदम खाया पिए घर का लग रहा है, ठीक है। और कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब सिकुड़ा हुआ है यार, बहुत मतलब देखने में ही लग रहा है कि थोड़ा इसको खाना कम मिला, ठीक है। ऐसा रखना। फ्लावर पोजीशन में याद रखना एक्सियल, जो तुम्हारे एक्सिस पे प्रेजेंट हो। टर्मिनल होता है कि टॉप पे हो, और एक्सियल होता है तुम्हारे एक्सिस पे प्रेजेंट हो, ठीक है। तो उसे जो एक्सियल पोजीशन होता है, यहाँ पे देख रहे हो ना, एक्सियल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, इसमें यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो एक्सियल वाला इसमें होता है डोमिनेंट, और टर्मिनल वाला होता है इसमें रिसेसिव। और लास्ट आता है स्टेम हाइट। स्टेम हाइट का कोई भी पेयर नहीं लिया था, ये नॉर्मल था। सीड का कलर और शेप में एक पेयर था। फ्लावर का कलर और पोजीशन में से वो था पेयर। पॉड का शेप और कलर में पेयर था, बट स्टेम के हाइट का कोई भी वो नहीं था। स्टेम के हाइट का जो डोमिनेंट है वो टॉल है, जो रेसेसिव है वो डॉर्फ है, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो, इस टेबल को याद रख लेना, ये तुम्हारे ही एंड पे है, मैं बता चुका हूँ कि देखो स्टेम के तुम्हारे स्टेम की हाइट को लेकर के तुम्हारा कोई पेयर नहीं था। फ्लावर के कलर पोजीशन पे तुम्हारा एक पेयर था, वायलेट, वाइट, एक्सियल, टर्मिनल, ठीक है। पॉड पे तुम्हारा एक पेयर था, और सीड का एक पेयर था, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे तुम्हारा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इसमें आएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।